राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंशिका। 2024 लोकसभा चुनाव की चर्चा और सरगर्मी चारों तरफ सुनाई दे रही है। सियासतदानों की नजर दिल्ली पर टिकी है। ऐसे में सियासी दल चुनावी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक चुनावी शोर है। पार्टी प्रत्याशी लोगों के बीच पहुंचकर खुद के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा लेकर आया है अपना खास कार्यक्रम चलो दिल्ली। चलो दिल्ली के जरिए हम बात करेंगे पार्टी के प्रत्याशियों से और जानेंगे चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। तो चलो दिल्ली में आज बात करेंगे करनाल लोकसभा सीट की। करनाल सीट से बीजेपी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। चलो दिल्ली के जरिए बात होगी मनोहर लाल से और जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है और उनके मन में क्या है। चौबीस का आगाज हो चुका है। सभी की तैयारी दिल्ली की गद्दी पर राज करने की है, उसको हासिल करने की है और हर पार्टी ये जोर लगा रही है कि अपने नुमाइंदों को, अपने प्रत्याशियों को दिल्ली भेजे, यानी कि चलो दिल्ली। दिल्ली में जितने ज्यादा लोग पहुंचेंगे जिस पार्टी के, वो दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा। जी हाँ, हमारी खास पेशकश चलो दिल्ली और मैं हूं सुंदर सोलंकी। इसमें आज बात करेंगे हम करनाल लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी ने अपने स्टार पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज और बीजेपी हरियाणा के स्तंभ कहे जाने वाले रणनीतिकार मनोहर लाल खट्टर को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या कुछ स्थिति यहां रहने वाली है? 21 लाख से ज्यादा मतदाता यहां हैं। जाट वोटर की बात करें, ब्राह्मण वोटर की बात करें, रोड की बात करें और इसके अलावा पंजाबी समुदाय सबसे ज्यादा यहाँ नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ की जनसंख्या, उनकी अगर वोटों की तादाद की बात करें तो ये मेजॉरिटी में वोटर हैं। ये क्या कुछ फैसला लेंगे? मनोहर लाल जी किन वादों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? 9 के अलावा ये जो करनाल को छोड़कर 10 सीटों को लेकर क्या कुछ रणनीति है, ये सब बात करेंगे। देखते रहिए चलो दिल्ली। आज हम करनाल लोकसभा पहुंचे हैं। निर्मल कुटिया करनाल का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है ये। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार प्रत्याशी मनोहर लाल जी यहां से चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, 9.5 साल के मुख्यमंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार माने जाते हैं। वो दिल्ली किस तरह से पहुंचेंगे, उनके अभियान का आगाज क्या है, किस तरह से वो लोगों से अपने को वोट मांग रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, वो सब चलो दिल्ली में दिखाएंगे आपको। बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंच गए हैं यहाँ गुरुद्वारा और यहाँ किस तरह से लोगों के बीच अपने करनाल का ये गुरुद्वारा है, निर्मल कुटिया इसको कहा जाता है और सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है करनाल का। यहाँ खुद मनोहर लाल जी आए हैं क्योंकि बैसाखी का दिन है और एक बड़ा पर्व होता है, उसी को लेकर लोगों के बीच मनोहर लाल जी का मिलना किस तरह से, और उनके बीच में मनोहर लाल जी यहाँ सर निवान यहाँ लोगों से मिलने आए हैं, रूबरू होने आए हैं और श्रद्धा से यहाँ इस गुरुद्वारे में, निर्मल कुटिया में मनोहर लाल जी पहुंचे हैं। देखिए, चुनाव तो अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से ये चीज है, ये सभी धर्मों के लिए एक अलग अलग त्योहार का अपना महत्व होता है और उसी महत्व के चलते आज बैसाखी का पर्व माना जाता है। कटना आज से शुरू हो जाता है और खासकर सिख समुदाय में इसको लेकर एक अलग इसकी एक श्रद्धा भाव होता है और उसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो करनाली से बीजेपी के प्रत्याशी हैं,
चुनावी मैदान में है, लगातार लोगों से मिलने का सिलसिला तो चल ही रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो धर्मों को लेकर खासकर उनके जो श्रद्धा भाव हैं उनको दिखाने का प्रयास मनोहर लाल जी की तरफ से यहाँ हो रहा है। अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभु कृपा करे। जो उनके महापुरुष थे उनके सम्मान की बात करें या राम मंदिर की बात करें, क्योंकि ये आस्था का केंद्र होते हैं लोगों की। अमर थीरा फिर ना हुआ कल क्लेशा दुख हरे। सुन वड पागिया हर अमृत बाणी राम। सुन वड पागिया हर अमृत बाणी राम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लंगर बांट रहे हैं, लोगों को लंगर चखा जा रहा है। और यहाँ करनाल के इस गुरुद्वारे में बहुत सारे देश दुनिया से लोग आते हैं लंगर चखने के लिए। खुद बीजेपी के प्रत्याशी, और ये एक अच्छी तस्वीर है। खुद मनोहर लाल जी यहाँ अपने जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं, गुरुद्वारा में आए हैं, उनको अपने हाथों से सभी को लंगर देने का ये जो अपना सेवा भाव है वो निभाते हुए आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच, अपनी करनाल की जनता के बीच आने का और खासकर उन लोगों से रूबरू होने का ये एक अच्छा अवसर है, जिसको लेकर, और ये भी माना जाता है कि खुद मनोहर लाल जी इसको लेकर हमेशा उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार गंभीर रही है कि जो भी धार्मिक महापुरुष हैं अलग अलग धर्मों के, उनका विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। और ये प्रसाद बांटते हुए ये एक बेहद शानदार तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। किस तरह से अपने हाथों से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबको प्रसादा दे रहे हैं पूरियों के भाव से। और क्योंकि आज बड़ा विशेष दिन है, बैसाखी का दिन है, और यहाँ लोग बड़े श्रद्धा भाव से मनोहर लाल जी अपने लोगों के बीच, ये एक ऐसा अवसर जिसको पूरी तरह से यहाँ मिलते हुए लोगों से। हरे अमृत बाणी राम। सुन वड पा। करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी मनोहर लाल जी खुद हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज बड़ा दिन है, बैसाखी का दिन है, क्या वाहेगुरु जी से क्या मांगा है प्रदेश के लिए, खासकर देश के लिए? आज बहुत बड़ा एक पवित्र दिन है, बैसाखी का त्यौहार है। सारे देश और दुनिया में इस त्यौहार को एक समाज हित में माने जाने वाला ये त्यौहार, और इस नाते से आज मैंने गुरु महाराज से यहाँ से आशीर्वाद लिया कि लोकसभा के चुनाव में सभी जगह, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, 400 के पार की बात हम कहते हैं, खासकर मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ करनाल लोकसभा से। तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि समाज के जिस प्रकार के काम हो रहे हैं उसमें इन्होंने भी कुछ सोचा समझा भापा होगा, लेकिन इनके उद्गार जो थे वो निश्चित रूप से मेरे आशीर्वाद के रूप में मुझे आशीर्वाद मिला है कि हाँ निश्चित रूप से जीत होगी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ सेवा का जो लगातार काम चलता है, उस सेवा के काम में मुझे आज अपना योगदान करने का अवसर मिला, मुझे बड़ा पसंद आया। करनाल की जनता 2 बार
आपको चंडीगढ़ भेज चुकी है, अब जिम्मेवारी दिल्ली भेजने की है। किस तरह का उत्साह दिख रहा है? मेरा एक राउंड पूरा पहले हो चुका है, कार्यकर्ताओं की बैठकें मैंने ली हैं, लगभग 10,000 कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूं। उसके बाद अभी 16 तारीख से लगातार जनता के बीच में जो छोटे कार्यक्रम है उस नाते से मैं जाने वाला हूं, और मुझे लगता है कि ये 45 हमारे जो कार्यक्रम होंगे इसमें लगभग 1 लाख से और लोगों से मेरा मिलना हो जाएगा। और जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं का एक अपार यानी स्नेह मुझे मिला है, सबने कहा कि आप तो अपने फार्म भर के आज चले जाओ, बाद में सर्टिफिकेट लेने आ जाना। हर कार्यकर्ता यहाँ मैं ही मनोहर ये कह करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। फिर भी मुझे कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके जनता से मिलने का जो समय है, पर्याप्त समय है हमारे पास, 1 महीने से ज़्यादा समय है, तो मैं लगातार पूरे क्षेत्र में 2 राउंड 3 राउंड और होके आऊँगा। आपकी पार्टी ने खासकर जो धार्मिक महापुरुष थे सभी धर्मों के, उनको भुला दिया था। यहाँ तक कि राम मंदिर वाली जो बात है उसको लेकर भी ये सब, लेकिन विपक्ष कहता है कि जो राजनीति का मसला है, आस्था, ये धर्म जो है वो आस्था का मसला नहीं आप लोगों की। नहीं, ये बिल्कुल आस्था का मसला है, लेकिन हम धर्म और राजनीति को इतना अलग अलग भी नहीं करके देखते। उन लोगों के हिसाब से तो राजनीति में जो हमारे संस्कार हैं, जो हमें अध्यात्म से भी मिलते हैं, धर्म से भी मिलते हैं, उन संस्कारों का कोई लेना देना नहीं है। वो पाप करें, पुण्य करें, कुछ करें, लेकिन वो इससे दूर इसीलिए रहते हैं कि उनके पाप छुप जाए। लेकिन हम आशीर्वाद लेते हैं महापुरुषों का, संतों का, धार्मिक स्थानों का, आध्यात्मिक महापुरुषों का, सबका आशीर्वाद हम लेते हैं, और जो उनकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के जीवन को और कांग्रेस के लोगों के जीवन को अगर आप तुलना करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारी ताकत कहाँ से हमको मिलती है। उस ताकत के आधार के ऊपर समाज के प्रति जो हमारा स्नेह है, जिस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं, उसके प्रति लगाव के कारण से जो सेवा करते हैं, यही हमारा आधार है। और राजनीति और सेवा, कांग्रेस ने तो इसको बिल्कुल ही दूर कर दिया था, जिसका कोई अर्थ नहीं था। हम राजनीति को भी सेवा का माध्यम मानते हैं। धन्यवाद। मनोहर लाल जी ने साफ कहा कि दरअसल राजनीति हमारे लिए, ये जिस तरह से विपक्ष बात करता है कि धर्म केवल राजनीति का विषय है, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि धर्म से हम सीखते हैं, समाज सीखता है, और धर्म इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बड़ी चीज़ ये कही कि करनाल की जो जनता है उसमें इतना उत्साह है कि उनको केवल ये कहा जा रहा है कि जहाँ जा रहे हैं कि उन्हें केवल सर्टिफिकेट लेके आना है जीत का। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। तो देख सकते हैं कि करनाल में अपने लोगों से मिलने का सिलसिला मनोहर लाल जी का लगातार जारी है। सर, मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत कर देना है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष अगर इस प्रकार की बात ना कहे तो उसको विपक्ष क्यों कहेंगे? विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष की कोई ना कोई आलोचना करना। अगर वो समर्थन करने लग जाएंगे तो विपक्ष नहीं कहलाएंगे, फिर हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे। जो लोग हमारे साथ आके खड़े हो रहे हैं उनसे पूछो कि वहां से क्यों छोड़ के आए। मोदी की गारंटी पर सवाल उठाए अभय चौटाला जी ने, बोला काला धन नहीं आया, बहुत सारी चीजें। तो क्या कहेंगे मोदी की गारंटी को लेकर, आप क्या कहेंगे? मोदी की जो गारंटी है वो देश के हित में गारंटी है, उनके कहने पर चलेंगे ऐसा नहीं है। देश के गरीब आदमी को क्या चाहिए ये उनको देने के लिए लगातार तैयार है। 10 साल पहले उन्होंने दिया, आगे भी देंगे। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो नजरें लगाए बैठे कि उनको कुछ मिले, बड़े लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, एक और सवाल सर, ये जो मुद्दे यहाँ खासकर कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर आप दिल्ली का जो प्लान है, दिल्ली की जो 400 पार की जो मिशन है उसको पूरा करने की कोशिश कर? सबसे पहला बड़ा मुद्दा तो यह है कि कांग्रेस जो अपने कैंडिडेट ही घोषित नहीं कर पा रही। पहले कांग्रेस कैंडिडेट घोषित करे, उनकी ओर से क्या आएगा, वो किस बात की बात करेंगे, उसके बाद ही तो हम कुछ बताएंगे। क्या बताना, अभी तो 1 साइडेड, अभी क्या बताएंगे। आज उनकी लिस्ट आ रही है, बता शाम को बात करेंगे। ठीक है जी। तो लगातार ये हमारा चलो दिल्ली का मिशन बीजेपी का वो भी चल रहा है, और मनोहर लाल जी अपने लोगों के बीच किस तरह से मिल रहे हैं, कैसे उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार ये जो चुनाव प्रचार का जो माहौल है वो मजबूती से बीजेपी की तरफ अपनी कोशिश में लगातार लगी हुई है पार्टी, उनके प्रत्याशी, और खासकर मनोहर लाल, क्योंकि उनके स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के। वो लगातार, यही नहीं केवल करनाल की जिम्मेवारी उनके पास नहीं है, और भी जो 10 की 10 सीटें हैं उन पर किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी, ये भी मनोहर लाल जी के ही नेतृत्व में, ये बीजेपी पार्टी हो या फिर बीजेपी का संगठन हो या बीजेपी की सरकार हो,
ये सभी चीजें लगातार तय होंगी और ये जो मिशन 10 का है हरियाणा से वो किस तरह से फतेह होगा उस पर लगातार मनोहर लाल जी अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। करनाल के लोग, आसपास के लोग, काफी संख्या में लोगों से मिलना हो जाता है और वही प्रयास लोगों की आस्था के केंद्र पर अपनी बात रखने का, अपने को रखने का, ये अपना आस्था है सभी धर्मों के प्रति, उसको व्यक्त करने का ये एक और जरिया है। जो हमारी सरकार मनोहर लाल जी किस तरह से दिल्ली, जो करनाल की जनता ने पहले 2 बार विधानसभा भेजा, अब दिल्ली जाने के लिए करनाल की जनता के बीच मनोहर लाल जी वहाँ वोट मांग रहे हैं, लोगों से जिस तरह से मिल रहे हैं, अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। ये करण कमल बीजेपी का मुख्यालय है ज़िले का, यहाँ तमाम कार्यकर्ता वहाँ उनसे मिलने आए हैं। किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इनकी लोगों से बातचीत करके बनाते हैं, उसके बाद आगे खासकर करनाल लोकसभा में क्या रहना चाहिए, और क्योंकि जिम्मेवारी केवल करनाल की नहीं, मोदी की सरकार बनाने में हरियाणा का बड़ा योगदान रहा है। पिछले 2014 में बात करें तो 7 सीटें दी, 2019 में बात करें तो 10 की 10 सीटें जिताई। इस बार क्या कुछ रहेगा, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। संजय भाटिया जी हैं, करनाल से सांसद भी पिछली बार रहे। भाटिया सर, जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह से मनोहर लाल जी, क्योंकि अब विधानसभा के बाद दिल्ली जाने की तैयारी में, तो किस तरह का माहौल लग रहा है आपको खास कर? माहौल तो आप देख सकते हैं, कार्यकर्ता कितने जोश में हैं, या कितनी संख्या में सब लोग आए हुए हैं। सब मनोहर लाल जी को प्यार करते हैं और मनोहर लाल जी ने जिस तरह इंसानियत के भले के काम किए हैं, लोगों के भले के काम किए हैं, राजनीति में ऐसे उदाहरण बहुत कम है जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नाते से सबको एक परिवार की तरह माना और गरीब आदमी की चिंता करी। जैसे माँ बाप परिवार के अंदर जो कमज़ोर भाई बहन होते हैं उनकी ज़्यादा संभाल करते हैं, इसलिए मनोहर लाल जी ने भी जो हरियाणा के अंदर बिल्कुल अंतिम पायदान पर बैठे थे, जिनके घर खाने को रोटी नहीं थी, उनकी चिंता करी। उनको नौकरियों में भी प्रेफरेंस मिली, उनको कौशल में भी प्रेफरेंस मिली, सबको मिली कि सबकी आय जो है एक मिनिमम आय 1,80,000 रुपये प्रति वार्षिक वो रहे। ये बड़े एक उदाहरण है पूरे देश भर में। सैकड़ों साल से लाल डोरे की ज़मीन पे एक कब्जा के नाते से लोग बैठे थे, उनको रजिस्ट्रियाँ करा दी। गरीब आदमी का बच्चा बिना इलाज के तड़पता था, तकलीफ में रहता था, उस गरीब आदमी के घर फ्री का इलाज पहुंचाया। ऐसे सैकड़ों काम हैं जो इतिहास में दर्ज हो गए, जो मनोहर लाल जी ने शुरुआत करी। संजय भाटिया जी बड़ा दावा कर रहे हैं, बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में और खासकर करनाल की जनता में। मनीष ग्रोवर जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी रहे हैं। ग्रोवर साहब, जिस तरह की स्थिति है, भाटिया जी कह रहे हैं कि इतना काम हुआ, ऊपर से मोदी की गारंटी है, क्या देखते हैं खासकर करनाल के लिए, खासकर मनोहर लाल जी के लिए क्या देखते हैं? हमारे एमपी साहब ने, छोटे भाई ने बोल दिया, उसके बाद कुछ बचता नहीं बोल है, बहुत कुछ बचता है, क्योंकि मनोहर लाल जी पे केवल ये जिम्मेवारी नहीं है कि करनाल आप लोगों को जिताना है, 10 की 10 सीटों का योगदान देना है। आपने बोला भारतीय जनता पार्टी पूरा संगठन हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा जीतेगी और मेरे पास क्लस्टर के नाते 3 लोकसभा हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़, तो तीनों में अच्छी स्थिति है। और रोहतक में एक वोटर नाते, रोहतक का कार्यकर्ता नाते, रोहतक भी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और जनता के आशीर्वाद से दूसरी बार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जीते।
रोहतक को लेके तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी माइनस लेके चल रही हो इस बार। नहीं ऐसा बिल्कुल 100% जनता का प्यार और स्नेह मिल रहा है। आने वाले समय के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक रोहतक जो लोगों में आपके किस रिपोर्ट में जारी होगी, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से वहाँ जीती है। सब में जोश है, सब में उत्साह है, चाहे पदाधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो लगातार यहाँ देख सकते हैं करण कमल में कार्यकर्ताओं से मिलने का, पदाधिकारियों से मिलने का प्रदेश भर से कार्यकर्ता आ रहे हैं और करनाल की जो ये एक हॉट सीट बनी हुई है उस पर जिस तरह का मुकाबला है, मनोहर लाल जी मैदान में है तो निश्चित रूप से पूरे देश की निगाह इस पर बनी हुई है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। 2024 का बिगुल बज चुका है और लगातार जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से तेज हैं, हर पार्टी अपनी मजबूती से अपना सब दाव चल रही है। करनाल के यहाँ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, चुनावी चौपाल आप देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि करनाल की स्थिति की बात करें, आप लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं, मंडियों से आते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ अच्छा हुआ है आप लोगों के लिए? हम करनाल अनाज मंडी से हैं। हमारी समस्या थी जो ये यूपी बॉर्डर है ये बंद कर दिया था, हमें सरकार के संज्ञान में लाया। हमने मेयर साहब अपने बिरज गुप्ता जी हैं उनसे संपर्क किया, उसके बाद उन्होंने डीसी से मिलवाया और सीएम साहब से भी बात करी। उसके बाद हमारी समस्या का समाधान हो गया। अब यूपी का जो किसान है वो यहाँ पे फसल बेच सकता है, उसका ई नेम का गेट पास कटता है, वो प्राइवेट माल अपना बेच सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं है मंडी में किसी प्रकार की। अच्छा, और बात करें, ये जो मंडी वाली दिक्कत है ये खत्म हो गई। करनाल के आप लोग हैं, करनाल में क्या कुछ दिक्कतें आप देखते हैं? करनाल में तो सब बढ़िया काम चल रहा है खट्टर साहब के नेतृत्व में, और मोदी जी के लोग जो है ना वोट देंगे, खुल के वोट देंगे और भारी बहुमतों से जिताएंगे। खट्टर साहब को जिताएंगे, नायब सिंह सैनी जी को भी जिताएंगे। ये जो मोदी जी का 400 पार का नारा है ये पार होता दिख रहा है? या बोल नहीं रहे? अच्छा, मोदी जी ने 400 पार का बीजेपी ने कहा है इस बार, क्या स्थिति दिख रही है आप लोगों को? बिल्कुल स्थिति बहुत बढ़िया है और मोदी जी 400 का पार, हम 401 सीटें जीत के मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज करनाल मंडी के सभी आढ़तीगण, व्यापारीगण आज मनोहर लाल जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आए हैं और उनको पूर्ण समर्थन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। और हमारा व्यापारियों का, आढ़तियों का, जितने भी नाज मंडी के आढ़ती भाई हैं, सबका बीजेपी गवर्नमेंट को, माननीय हमारे मुख्यमंत्री, एमपी के उम्मीदवार मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, नायब सैनी जी को और मोदी जी को स्पष्ट बहुमत दिलाने के लिए, पूर्ण समर्थन देने के लिए यहाँ पे हम आज पधारे हैं। कांग्रेस तो कहती है कि आड़तियों के लिए नुकसानदायक है ये जो जिस तरह से, चाहे वो कानून की बात है, किसान बैठे हैं, आड़तियों के दुश्मन है बीजेपी। आज तक तो कभी कोई ऐसी बात हमने तो कही नहीं, ना हमारे मंडी में कोई ऐसी भावना है भाई हम इनको बीजेपी पार्टी को दुश्मन बताएं। हमारे तो साथ मिलके काम कर रहे हैं, हम भी साथ मिलके काम कर रहे हैं, इसीलिए हम उनके समर्थन में यहाँ से आए हैं। बीजेपी लाओ देश बचाओ, बीजेपी लाओ देश बचाओ, बीजेपी लाओ देश बचाओ। और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ? हम अनाज मंडी एसोसिएशन इकट्ठी होके एक मांग पत्र है हमारा और एक धन्यवाद भी हम करेंगे। हमारा कल हम डीसी साहब से मिले थे, हमारा एक प्रॉब्लम चल रही है हमारी ना, इसमें जमुना यूपी का किसान आ जाता है। हाँ, जो यूपी किसान है ये माल रोक रहे हैं पुल पे, और ये पुल पे रोकने की वजह से हमारा किसान यहाँ पर नहीं आ रहा और हमारी फसल को नहीं रोकने से हमारा जो उनसे लेन देन है वो अटक गया है। और इन्होंने कब समाधान हो गया है? अभी समाधान हुआ है लेकिन अब मिलेंगे उसके लिए। खट्टर साहब का धन्यवाद करने आए हैं लोग। ये मंडियों से जुड़े व्यापारी लोग हैं, इनका कहना ये था कि बड़ी समस्या थी जिसका समाधान हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा व्यापारी लग रहे हैं, खासकर युवाओं की बात करें, आप जैसे जो उद्योगपति हैं उनकी बात करें, क्या सोचते हैं आप बीजेपी सरकार को लेके? इस बार जिस तरह की स्थिति है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है या नहीं जा रही है? बिल्कुल बनने जा रही है जी। ये व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग और समाज का हर वर्ग बीजेपी सरकार के साथ पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा।
और ये उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इसी तरह से कार्य करती रहे, व्यापारी भाइयों की बातों को इस तरह मानती रहे। जैसे व्यापारी भाई वैसे जैसे पहले साथ देता है, आगे भी ऐसे प्रकार से साथ देता रहेगा। व्यापारी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि हम साथ हैं, पहले भी साथ थे। ये भाई साहब ये बताइए, जो कांग्रेस है वो और जो विपक्षी दल है वो कहते हैं कि ये जो बीजेपी सरकार है लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम 9-9.5 साल से सरकार चली हुई है, हम इससे बिल्कुल खुश हैं। अनाज मंडी में जैसे व्यापारी वर्ग को कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। जैसे जीएसटी माफ किया तो कोई भी आदमी किसी प्रकार से दिक्कत में नहीं है। हम तो खट्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि मतलब हमारा जो व्यापार का बॉर्डर का सिस्टम था वो हमारा खोल दिया है। और हम अब भी ये कहते हैं बार बार, खट्टर साहब पूरे प्रत्याशी पूरी अच्छी जोर शोर से पूरी वोटों से जीतेंगे और 400 पार करेंगे मोदी साहब। बहुत जोश में है यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग कि इस बार फिर मोदी सरकार और खट्टर साहब को बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ से विजयी करवाएंगे, ये यहाँ के लोगों का कहना है। हमारी खास पेशकश लगातार जारी। ये करनाल की जनता में तो उत्साह मैंने देखा ही। ये और भी 9 सीटें हैं, वो भी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, क्योंकि हरियाणा का योगदान 2014 में 7 का रहा, 2019 में 10 का रहा। अब ये इसके लिए और स्ट्रेटेजी क्या बाकी सीटों के लिए? देखिए सोलंकी जी, हमारा काम पार्टी के नाते एक ऑर्गेनाइज वे में हम जनता के पास जाते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, हम व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं। चुनाव अपने आप में एक प्रक्रिया है और क्योंकि अब चुनाव भी बहुत एक साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, तो उस तरीके से हम सब चीज़ों में तैयार हैं। जनता में हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, हमने सभाएं करनी शुरू कर दी हैं। अब हमारा डोर टू डोर मीटिंग्स का, डोर टू डोर कार्यकर्ताओं का जाने का वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अंतोगत्वा, क्योंकि बाकी देश में अलग अलग फेज़ों के चुनाव चालू हो चुके हैं, हमारे यहाँ छठा फेज़ है, इसलिए पर्याप्त समय बाकी है। हम 10 की 10 सीटें सुनिश्चित रूप से जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। किसानों को लेकर लगातार, क्योंकि 14 MSP हमारे यहाँ दी जाती है, हरियाणा में दी जाती है, आप लोगों की सरकार ने किया, उसके बाद भी विपक्ष आरोप लगाता है कि किसान नाराज रहता है आपसे। मैंने बताया कि विपक्ष का काम ये है कि आरोप नहीं लगाए तो विपक्ष क्यों कहलाए। उसको कोई मुद्दा नहीं होगा तब भी वो कुछ ना कुछ बोलेगा, वरना किसानों की सहूलत हमने जितनी की हुई है उतनी किसी प्रदेश में नहीं है। हम तो ये जो कुछ सो कॉल्ड किसान लीडर्स जो एजिटेशनल अप्रोच में आते हैं, उसमें भी खास करके जो पंजाब के लोग काफ़ी ज़्यादा वो अग्रेसिव ढंग से बात करते हैं। हमने एक ही बात कही है, हरियाणा में जो बातें हमने की हुई है, 14 फसलों को हम जो है MSP पर लेते हैं, हम उनकी मुआवजा जितना हम देते हैं इतना कोई स्टेट देती नहीं है। मुआवजे का तो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, हुड्डा सरकार ने 10 साल में लगभग 1100 करोड़ रुपया दिया, हमारा 8.5-9.5 साल में 13,000 करोड़ रुपया मुआवजा हो चुका है, मोर देन 10 टाइम्स। तो ये आखिर हम किसानों की सहायता सहूलत करते हैं तभी ना। हम किसानों को जितना पैसा है उनका उनके बैंक अकाउंट में भेजते हैं। हमारा लगभग 75,000 करोड़ रुपया पिछले सालों में जब से DBT सिस्टम हुआ है, हम उनका पैसा उनके खाते में सीधा भेज चुके हैं। किसान को समय समय पर जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो पर्याप्त दी जाती हैं। बिजली का भी हम पूरा उनका ध्यान रखते हैं, बल्कि सोलर जो पावर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी 75% और 85% ये सब्सिडी हम उनको देते हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। समय से बीज, समय से खाद, कभी खाद की समस्या नहीं आई है, वरना तो यही हरियाणा था जहाँ यूरिया और DAP की लाइनें लगती थी और कितने संघर्ष होते थे। शुरू में पहला साल जो 2014 और 15 जो हमने झीला है, इन्होंने खाद को खरीदा ही नहीं। क्या पहले ही सोच बैठे थे कि हमारी सरकार नहीं आएगी? यानी 2015 के साल में हमको थानों के माध्यम से यूरिया बंटवाना पड़ा। क्यों? स्टॉक ही खत्म था और एकदम तो होता नहीं है, टाइम लगता है। तो 2014-15 वाली जो स्थिति थी आगे हमने कभी नहीं आने दी। एक और बात सर, ये किसानों की बात होगी, वो नौजवानों को लेकर भी कहते हैं कि नौजवान बेरोजगार है, और जबकि कर्ज जो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा से पारदर्शिता का रहा, बगैर खर्ची पर्ची पूरा देश इस बात को जानता है, लेकिन सवाल उस पर भी ये कहते हैं कि बेरोजगारी अपने प्रदेश में ज़्यादा है और ये बात इस बार मुद्दा रहेगा। पहली बात तो ये है कि इस मुद्दे के अंदर कोई दम नहीं है। हमने
एक होता है सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरियां आप आंकड़े उठा के देख लें, इनके 10 साल से ज़्यादा हम इन 9.5 साल में दे चुके हैं। अगले आने वाले 6 महीने में आचार संहिता खत्म होते ही बचे हुए जितने पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो सब निकलेंगे। इनसे 1.5 गुना नौकरियां हम उन 10 सालों की तुलना करेंगे तो हमने दी हैं। ऐसे ही प्राइवेट उद्योग में जो हमारे यहाँ निवेश हुआ है उसके कारण से भी पिछले यानी इन 9.5 साल में 30 लाख से ज़्यादा लोगों को काम का अवसर मिला है। हम काम के अवसर बढ़ाना, लोगों को उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनको लेके जाना, प्राइवेट नौकरियों की तरफ लेके जाना, स्किलिंग कराना, जितना इस समय हमने ध्यान दिया युवा पर, हमारे यहाँ तो बल्कि कई अच्छी नौकरियों के लिए युवा मिलते नहीं हैं। उनकी स्किलिंग और उनकी पढ़ाई के माध्यम से उनको और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ विदेशों से भी ऑफर आई हुई है कि हमारे यहाँ पर भेजिए, और उस नाते से युवा को काम करने के जितने अवसर आज खड़े हुए हैं ऐसे पहले कभी हुए नहीं। 10 सीट नहीं 11 सीट है, करनाल की विधानसभा भी है। नायब सिंह लोकसभा की 10 है, लोकसभा की 10 है, एक विधानसभा की सीट है। और वो विधानसभा से जहाँ से मैं स्वयं एमएलए था, हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, चूँकि वो सांसद थे, हैं भी अभी भी वैसे सांसद, लेकिन उनको चूँकि विधायक का होने के लिए 6 महीने का चुनाव लड़ना है, इसलिए हमने करनाल की जो विधानसभा सीट खाली की है और अब चुनाव डिक्लेयर होने के बाद उनको वहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और उस सीट को भी निश्चित रूप से हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो पार्टी के खाते में इस बार 11 सीटें। बहुत बहुत बधाई आपको। दिल्ली तो जाना ही है और 10 सीटों को लेके जाना है। करनाल की सीटों के अलावा एक करनाल की विधानसभा सीट का भी मनोहर लाल जी दावा कर रहे हैं कि दिल्ली इस बार जो मोदी जी का 400 पार का नारा है हरियाणा का, उसमें एक विशेष योगदान रहेगा। करनाल की लोकसभा में किस तरह का माहौल, किस तरह के किन मुद्दों को लेकर यहाँ के प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर अपने लोगों के बीच गए, किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, ये सब चलो दिल्ली में देखा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।